मोशन अंडर ग्रेविटी के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया मैं बता दूं। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जहां पे हमने बॉल को सिर्फ ड्रॉप किया था या बॉल को हमने थ्रो किया। अब जब बॉल ड्रॉप करते हो या नीचे की तरफ थ्रो करते हो तो मोशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब का सब डाउनवर्ड है, तो आपको किसी साइन कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने वो 4 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिकल मोशन जो है, काइनेमेटिक्स जो है, वो बिना साइन कन्वेंशन के यूज़ किए, उसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव ही आ रही थी। फिर आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़े जहाँ पे हम लोगों ने कोई चीज़ को ऊपर फेंका। जब हम सिर्फ ऊपर फेंक रहे और हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े जहाँ पे सिर्फ अपवर्ड मोशन ही कंसिडर करना था। हालांकि हम जानते हैं हर चीज़ ऊपर जाके फिर नीचे तो आने ही वाली है, बट वो क्वेश्चंस इस सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर बता दूं कि जब चीजें ऊपर की तरफ जा रही होती है तो मोशन का डायरेक्शन माने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे होने वाली हर चीज निगेटिव। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम करती है, आप सब जानते हो, तो वो ए के जगह हमने -g पुट किया था लास्ट वीडियो में। अब हम कैसे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जहां पे बॉडी ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो यहां पे भी साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वो ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप अपने साइन कन्वेंशन डिसाइड करें कि हाँ भाई अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से जितनी भी चीज़ें ऊपर है उनको पॉजिटिव नाम दूंगा, जितनी चीज़ें नीचे एक्ट हो रही है उनको निगेटिव नाम दूंगा। क्लैरिटी आएगी क्वेश्चंस के साथ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ टॉवर ऑफ हाइट 60 मीटर। After how much time and with what velocity will it strike the ground? एक टॉवर है, यहाँ पे जैसे कि कंसिडर किया, इस टॉवर का हाइट है 60 मीटर। यहाँ से लेट्स कंसिडर दिस इज द ओरिजिन। यहाँ पे खड़े होके अभी आप बॉल फेंक रहे हो, लेकिन आपने बॉल जो फेंका वो ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, तो आपका इनिशियल स्पीड जो है वो पॉजिटिव है 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि मैंने माना ये ओरिजिन जो है, इससे ऊपर वाली चीज को प्लस मानूंगा, नीचे एक्ट होने वाली चीज को माइनस मानूंगा। तो बॉल ऊपर फेंका, इसमें u का वैल्यू +20 आया। अब जैसे कि हम जानते हैं बॉल ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं जाके फिर से रिटर्न आएगा और फिर जमीन पे पटकेगा। जब जमीन पे पटकेगा तो जमीन पे पटकने वाली वेलोसिटी को हम लोगों ने v माना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितने स्पीड से पटकेगा और कितने टाइम के बाद पटकेगा। लेट्स कंसिडर 1 by 1 सिचुएशन। अगर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया v² = u² + 2as का, तो v मतलब हाँ जी कब पटकना है, ये स्पीड आएगा आपका v² = u² की बात करते 20 का स्क्वायर होगा ट्वाइस a कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको -g यूज करोगे, s। यार ये s जो है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, इनिशियल से फाइनल तक का आपको मैग्नीट्यूड देखना होगा। इनिशियल पॉइंट कौन सा था O, और फाइनल यहाँ पे टकरा के यहाँ पे जाके टकराया। किधर से, उसका पाथ कंसिडर मत करो। जब आप पाथ पे ध्यान देते हो तो आप डिस्टेंस पे ध्यान देते हो। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ यू नीड टू टॉक अबाउट व्हाट्स द ओरिजिन एंड व्हाट्स द फाइनल थिंग। तो ओरिजिन और फाइनल में आपको 60 मीटर दिख रहा है, और ओरिजिन टू फाइनल आप नीचे की तरफ, अगर आप ओरिजिन टू फाइनल की तरफ अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो बेसिकली 60 मीटर को आपको क्या लिखना पड़ेगा, -60 लिखना पड़ेगा। देखो s का वैल्यू -60 आया। डू इट क्वाइट स्मार्टली नाउ। आगे ये हो गया आपका 400 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 × 60 120 × 10 दैट्स लाइक 1200, सो इट मेक्स 1600। सो v² का वैल्यू 1600 आया, तो v डेफिनेटली कितना आएगा, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आ गया। कितने स्पीड से पटकेगा भाई, 40 मीटर पर सेकंड से पटकेगा। अच्छा एक खास बात बताऊं, आप एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। कौन सा फॉर्मूला सर, ये s, या तो अभी यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं। हमको एक दूसरा क्वेश्चन भी यूज कर सॉल्व करना था इसमें कि कितने स्पीड से पटकेगा, एंड सेकंड क्वेश्चन था कि हवा में कितने टाइम रहा। तो उसके लिए अगर मैं ये कंसेप्ट यूज कर लूं s = या अभी ये यूज कर लेते v = u + at, ये वाला कंसेप्ट यूज करते। v मतलब फाइनल वेलोसिटी। बताओ फाइनल वेलोसिटी जो है अभी हमने निकाला कितना आया था, 40। अब मैं आप सबसे अच्छे से जानना चाहूंगा कि आप इसके अंदर 40 पुट करेंगे या -40 पुट करेंगे। यस, -40 पुट करेंगे।
क्यों -40? क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे वाला नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये जो v है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे -40 आया। u बताओ अपवर्ड एक्टिंग था 20, a मतलब -g होता है, एंड हियर इज द टाइम। 20 इधर खिसक के टोटल -60 होगा, ये -10t हो गया। तो जब आप t निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 सेकंड। पता चल गया भाई साहब कि 6 सेकंड में ये नीचे आके पटक जाएगा। किस स्पीड से? 40 के स्पीड से पटकेगा। यहां पे आपका समाप्त हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब इसी क्वेश्चन में इन दिस प्रॉब्लम, वैसे मिटाना नहीं चाहिए था, मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। In the previous problem, find the magnitude and direction of velocity after 1 second, 3 second and 5 second. वेलोसिटी के लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं, u प्लस AT वाला। इसमें आप याद करिए इनिशियल स्पीड कितना था बेटा? 20। याद है ना, टावर के ऊपर खड़े रह के हमने ऊपर फेंका था, तो ऊपर मैंने +20 आएगा। a के जगह कितना आएगा? -g, वो तो जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, -g का मतलब क्या? 10, मतलब ये बेसिकली 20 - 10t आया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर v। Now I have to use this formula for 3 different values of time, and those 3 different values are 1, 3 and 5 seconds. So let's just use them. v को 3 बार ही हम यूज करते, तीनों बार आपका कंसेप्ट क्या आएगा? देखो, 20 - 10 into 1 पहली बार, 20 - 10 into 3, and then we have 20 - 10 into 5. So what are we getting is, ये आ गया आपका 10, ये कितना आया? -10, and this is what we are getting is -30. Yes, that is going to be in meter per second, since we are talking about speed, velocity actually. समझ गया आपको? 10 मीटर पर सेकंड मतलब पहले सेकंड के दौरान ये पार्टिकल ऊपर ही जा रहा होगा 10 की स्पीड से। तीसरे सेकंड के दौरान ये पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, -10 है ना, मतलब उसका 10 की स्पीड से नीचे जा रहा होगा। पांचवें सेकंड के दौरान, एट द एंड ऑफ 5th सेकंड, आई शुड बी सेइंग कि 30 के स्पीड से नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। v हो गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। आपको एक बार क्वेश्चन वापस मैं याद करवा देता हूं। ग्राउंड से ये टावर था 60 मीटर दूर, ये ओरिजिन है। यहां से आपने पत्थर ऊपर फेंका था 20 के स्पीड से, तो मैंने कहा था ऊपर जाके तो ये चीज नीचे ही आएगी ना बॉस। अब आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो बार बार बताया गया। अब आपसे ये लोग पूछते हैं कि हमको डिस्टेंस बताइए ऑन दिस 3 इंस्टेंसेस, मतलब यही 1 सेकंड, 3 सेकंड और 5 सेकंड पे अलग अलग डिस्टेंसेस भी आप बताइए। तो डिस्टेंसेस के लिए फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, समझ के चलो। ये फॉर्मूला भी यूज करता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का। इम्प्रोवाइज करते, u कितना है? 20 टाइम t, हाफ a का मतलब हाफ g आएगा बेटा, लेकिन हाफ g में हमेशा कहता हूं कि ये 5 मानते हैं हम लोग, और यहाँ पे आएगा t स्क्वायर, सो दिस इज s। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये s का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पता कर लो, डिस्टेंस आ जाएगा। पहले यहाँ पे हम लोग इसको 3 दफा यूज करते हैं, एट 1 सेकंड, एट 3 सेकंड एंड एट 5 सेकंड। पहले 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 20 इंटू 1 माइनस 5 इंटू ये, मतलब ये आया 15 मीटर। फिर आप यहाँ पे टाइम की जगह 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 60 माइनस ये आएगा 45, सो दैट इज अगेन 15 मीटर। आगे S5 की चर्चा करते हैं। जैसे ही 5 पुट किया आपने यहाँ पे तो ये 100 आएगा, माइनस ये आएगा 125, सो विच गिव्स यू -25 मीटर। नाउ लेट मी टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, 15 एंड -25। अब आप यहाँ पे देखिए, डायग्राम फिर से रिक्रिएट कर देता हूं। याद है ये ग्राउंड, यहां से हमने बात किया था, ये आपका ओरिजिन, ये टावर अपने आप में कितना था? 60 मीटर। पहली बात करते, डिस्प्लेसमेंट S1 कितना है? 15 मीटर। 15 मीटर का मतलब ये होता है बेटा कि यहां से ऊपर ये 15 मीटर होता है ना। डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल टू फाइनल, ऊपर दिखाया माने पॉजिटिव 15, 15 समझ में आ गया। -25 की बात करते हैं। -25 मतलब यहां से आपको नीचे आना पड़ेगा 25 मीटर,
ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से डाउनवर्ड्स, विच गिव्स यू नेगेटिव साइन 25 मीटर। अब एक बात बताइए, कुल मिलाकर ये ग्राउंड से कितना हुआ? 60 प्लस 15 दैट्स गोइंग टू बी 75। ग्राउंड से अगर आप डिस्टेंस मेजर करें या ग्राउंड से उसका हाइट मेजर करें, वैसे पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट दिस इंस्टेंस। ग्राउंड से ऊपर कितना दूर है वही पूछा हुआ है। तो ये एक आया 75 और ये आपको पता चल जाएगा 60 माइनस ऑफ 25 करेंगे तो ये तो 35 हो जाएगा। दिस मच इज 35 मीटर। सो लेट मी टेल यू, ये कौन से टाइम पे था? 1 सेकंड और 3 सेकंड्स के दौरान। देखिए यहाँ पे था ना 1 और 3 सेकंड्स। मैं आपको ये चीज मेंशन करना चाहूंगा, दो अलग अलग टाइम पे सेम हाइट कैसे रहा होगा। ये फर्स्ट सेकंड के दौरान बॉल ऊपर जा रहा होगा और फिर ऊपर जाके थर्ड सेकंड के दौरान उसी पोजीशन पे वापस आ रहा होगा। इसलिए एट द सेम हाइट यू आर गेटिंग द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम। एंड ये तो आपको समझ ही गया, ग्राउंड से 35 मीटर है ड्यूरिंग द एंड ऑफ 5th सेकंड। इजी क्वेश्चंस होते हैं बेटा 1D मोशन के। बस आपको एक चीज करनी होती है कि आप साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और अगर यूएम है या मोशन अंडर ग्रेविटी है तो फॉर्मूले तो वही 3 है जो आपको बार बार यूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव अ बलून कैरिंग अ स्टोन is moving vertically upward with velocity 12 मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं जब आप कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उस चीज का स्पीड कम होते जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या एक्ट कर रही है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी उसकी स्पीड कम कर देती है। बट हम अगेंस्ट ग्रेविटी भी, जैसे आप रॉकेट की बात करते हैं तो रॉकेट के अंदर इंजन होता है, देयर इज अ फ्यूल, व्हेन द फ्यूल इन द रॉकेट बर्न्स, तो आप देखते हैं टीवी में कई बार सैटेलाइट लॉन्चिंग के दौरान कि वो रॉकेट कैसे फायर अप होता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका स्पीड बढ़ते भी जाता है। तो अगर चीजों में इंजन लगा हुआ है तो इंजन के पावर से भले ही ग्रेविटी काम कर रही होगी फिर भी हम लोग एक स्पीड बढ़ाते हुए या यूनिफॉर्म स्पीड से उसको ऊपर भेज सकते हैं। द सेम थिंग हैपन्स विद द एयर बलून। एयर बलून आप उसमें बैठे होंगे, आपने एंजॉय किया होगा या देखा तो पक्का होगा कि एयर बलून में भी क्या है, वो चीज ऊपर ऊपर जाती है। हालांकि आप जानते हैं एयर बलून ऐसा रॉकेट जैसा एकदम फास्ट तो उड़ता नहीं है, एयर बलून अपने कांस्टेंट स्पीड पे राइज करता है। तो यही बातचीत की गई है कि ग्राउंड से आपने एयर बलून के अंदर बैठ गए, या आप ये मानकर चलो कि एयर बलून के अंदर आपने एक पत्थर रख दिया और एयर बलून को छोड़ दिया, तो वो जो एयर बलून है इट इज राइजिंग विद द 12 मीटर पर सेकंड। ऐसा है, ये राइज कर रहा है, यहां पे ये बलून पहुंच गया। कितना ऊपर पहुंच गया बेटा? 65 मीटर ऊपर पहुंच गया। नाउ द स्टोन इज ड्रॉप। यहां से आपने स्टोन को ड्रॉप किया, फेंका नहीं, आपने सिर्फ ड्रॉप किया। या ड्रॉप करने का मतलब आप ऐसा समझ जाओ कि यहां पे अभी स्टोन था ना, अब मान के चलो यहां पे जाके ये बलून फूट गया, ऐसा कुछ समझ लो। अब जब बलून ही फूट गया तो वो एयर बलून का मैकेनिज्म कुछ काम का नहीं रहा। अब ये जो है पत्थर, ये तो धरती मां के हवाले हो गया। अब आप इस स्टोन को क्या सोचेंगे? मतलब जब बलून फूट गया तो क्योंकि बलून के अंदर बैठा था तो इसके पास ऑलरेडी बलून वाला ही स्पीड था, और वो बलून वाला स्पीड कितना था? ऊपर की तरफ 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो बलून का मैकेनिज्म अब मेरे पास नहीं रहा, तो जब मैकेनिज्म निकल गया तो मैं उसी स्पीड से ऊपर आगे की तरफ नहीं बढ़ते रहूंगा। वो स्पीड, मतलब अब ये मानो ऐसा हो गया कि यहां जाके मैंने पत्थर फेंका 12 की स्पीड से, वो स्पीड धीरे धीरे कम हो के 0 होगी और फिर वो नीचे जाके इट्स गोइंग टू टच द ग्राउंड। यही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं कि भाई साहब ये ऊपर गए और फिर ये नीचे आके ऐसे टकरा जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? बलून फूट गया और बलून का स्पीड ओरिजिनली किसके पास है? स्टोन के पास। 12 की स्पीड से ऊपर जाएगा, स्पीड कम होते होते एक जगह 0 हो जाएगी और फिर इट विल गेट बैक टू द ग्राउंड। क्वेश्चन पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी इट इज गोइंग टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड को स्ट्राइक करने की स्पीड v मानते हैं, यहां तक के ना, ये पूरा यहां तक की जो है ये 65 मीटर आपको दिया है। मैं क्या मानता हूं? स्टोन के मोशन की शुरुआत यहां से हुई ना, ये ओरिजिन मानता हूं। कंफ्यूज मत होना, यहां से ओरिजिन नहीं है,
स्टोन के बारे में सोचो, यहां से तो एयर बलून के मोशन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन स्टोन का इंडिपेंडेंट मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, सो दिस इज गोना बी ओरिजिन। अब आगे कोई फॉर्मूला यूज कर लेते, जैसे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as का कंसेप्ट। v मतलब फाइनली किस स्पीड से ग्राउंड को टकराएगा, u मतलब 12 दिया ही है, एंड ट्वाइस a, अच्छा a के जगह क्या यूज करोगे, g, कौन सा, माइनस g। और s के बारे में चर्चा करें बेटा, s माने डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 65। 65 है या -65 है, -65 नीचे की तरफ है। आगे की जानकारी आप जानते हैं, ये हो गया 144, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 65, दैट इज मेक इट एज 130 एंड ये हो जाएगा 1300। तो आंसर आ जाएगा 447 एंड 2744। ये v स्क्वायर का वैल्यू है, यहाँ से आप v निकाल लेंगे, ठीक है, उतना कर लेना आप इसका स्क्वायर रूट, मीटर पर सेकंड में आपको स्ट्राइकिंग स्पीड मिल जाएगा। आप यहीं से निकाल सकते हैं कि कितना टाइम हवा में था, v इज इक्वल टू यू प्लस AT के भरोसे कर पाएंगे ना। फाइनल स्पीड जो है 2744 की जगह -2744 यूज करिए। u कितना था बेटा, 12 था, एंड a कितना था, -g, और यहाँ पे टाइम t आएगा। अब आंसर आ जाएगा -gt को आप इधर शिफ्ट करेंगे, ये 12 ये उधर उचक के 2744 हो जाएगा। और ये g का मतलब 10 होता है बेसिकली, ये 10 इनके डिवीजन में डाल दो आप, तो यहाँ से आपको टाइम भी आ जाएगा, आप इजीली ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आएगा 6, और ये रहेगा 5, ये 2756 अपॉन 10 डिवाइड करोगे तो आपके पास टाइम भी आ जाएगा कि हाँ उतने टाइम के बाद ये नीचे जाके टकरा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है, सब सही किया ना हमने। अगर एक आध बार कैलकुलेशन में कुछ हो भी गया होगा तो वो आप कर लोगे, मेरा काम एक्चुअली कंसेप्ट पढ़ाने का है। सो दिस इज इट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। A ball thrown vertically upward from the top of the tower strikes the ground after time t1। चलो मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लेना यहाँ से। ये ग्राउंड से ऊंचा कुछ टॉवर है, टॉवर का हाइट आप नहीं जानते, मैंने h मान लिया। अब देखो 3 केसेस है। पहली केस में आपने क्या किया, बॉल को ऊपर फेंका विथ सम स्पीड u, तो आप जानते हो ऊपर जाके फिर नीचे आके स्ट्राइक करेगा, इसका टाइम t1 मानते हैं ना, मतलब हवा में कितना टाइम रहा, t1 टाइम रहा। अब यही टॉवर है आपका, सेम कितना हाइट है इसका, h, लेकिन यहां से सेकंड नंबर केस में आपने इस बॉल को नीचे फेंका स्पीड u से, मतलब मैं टॉवर के ऊपर खड़ा हूं, पहली केस में यहां से स्पीड u से ऊपर बॉल को फेंका तो उसको जमीन पे पहुंचने में टाइम t1 लगा। और अब उसी टॉवर पे खड़े रह के अगर सेम बॉल को मैं नीचे उतने ही स्पीड से फेंकता u स्पीड से, तो ये जाके डायरेक्ट टकरा जाता, और ऐसे में उसको टाइम t2 लगता है। अब थर्ड केस सुनिए, थर्ड केस कहता है कि वही टॉवर है, वही ग्राउंड है, वही हाइट है, अब मैं बॉल को सिर्फ ड्रॉप करूंगा। अब ड्रॉप का मीनिंग समझते हो, सिर्फ छोड़ देना है, तो फिर छोड़ दिया तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पहुंचने में समय लगेगा। वो समय जो मैं मानता हूं वो सपोज कैपिटल T है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑफकोर्स ये जो आंसर है T का, वो किसके टर्म्स में एक्सपेक्टेड होता है, T1 एंड T2। क्वेश्चन में जो गिवन एंटाइटीज है उन्हीं टर्म्स में आपको ऑप्शंस पूछे जाएंगे, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो किसके टर्म्स में दिखना चाहिए, T1 और T2 के टर्म्स में दिखना चाहिए। शुरू करें क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पे ये ओरिजिन है, यहाँ पे भी ये ओरिजिन है, यहाँ पे भी ये ओरिजिन है। पहले केस में ध्यान दो, बॉल पहले तो कुछ ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। जहाँ ऊपर नीचे वाली सिचुएशन होती है उसमें आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है, प्लस माइनस का आपने ध्यान रखा है यहाँ पे। यहाँ पे बॉल सिर्फ नीचे ही जा रहा है तो सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव, जो भी मोशन का डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मानो। यहाँ पे भी सब कुछ क्या रहेगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। सिर्फ इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, बाकी किसी में साइन कन्वेंशन की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। ये बेसिकली मैं ऐसा दिखाता हूं आपको, वो ऐसा घूम के नहीं जाता, हम लोग स्ट्रेट लाइन में मानते हैं ऐसे, ठीक है।
जैसे हाथ बाहर किया, ऐसे फेंका तो सीधा जाएगा और सीधा पटकेगा, इस टाइप का। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? वो यूज करने थे S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। S का वैल्यू माइनस एच आएगा क्योंकि आप ओरिजिन से नीचे फाइनली पटक रहे हैं। U, हाँ U ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा। U T1 लिखूंगा, टाइम दिया है अपने को। हाफ ए के जगह, ए यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि नीचे की तरफ होती है, तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस हाफ जी और यहाँ पे T1 स्क्वायर। बेटा ये हाफ जी को हम हमेशा कैसे लिखते हैं? 5। तो ये ध्यान में रखना है कि हाँ जी ये माइनस एच का आंसर ऐसे आया अपने पास। सेकंड सीन को मानो ना, सेकंड में भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा है? S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट ध्यान दे यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, मतलब अभी भी डिस्प्लेसमेंट H है। यू टी T2 बेसिकली हाफ ए के जगह ए को प्लस जी मानना, यहाँ माइनस जी माना था। ध्यान दो, यही मिस्टेक्स होती है बच्चों की। यहाँ माइनस जी क्योंकि ऊपर नीचे वाला मामला था, यहाँ पे सब नीचे ही नीचे है, तो कोई साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं। भाई तुम नीचे जा रहे, ग्रेविटी भी नीचे जा रही, सब लोग पॉजिटिव रहो, सब खुश रहो। हाफ GT2 स्क्वायर, ये आ गया आपका प्लस। ये सेकंड केस का है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसा मान के चला। फिर से बता रहा हूँ, हाफ जी का मीनिंग क्या होता है अपने पास में? 5। अब थर्ड केस, ये सबसे आसान केस है। याद है मैंने कहा था कि दुनिया में अगर यूएम का ऐसा कोई सेगमेंट है जिसके एक एंड पे स्पीड 0 है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर का। और नेचुरली यहाँ पे ए के जगह जी है और टाइम मैंने कितना माना है बेटा? टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तीसरी केस हो गई। तो अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आंसर टी का चाहिए। हाफ जी मेरे को बचपन से पता है। अब हाफ जी यानी क्या होता है? 5। तो अगर आपको t का आंसर चाहिए तो आपको h निकाल के लेके आना पड़ेगा, और h के लिए हमारे पास में ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है, तो क्यों ना इन दोनों को यूटिलाइज किया जाए। कर लो यूटिलाइज। यूटिलाइज करने के लिए बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो ये डायग्राम्स में मैंने मिटा दी है, वो आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, देखिए अगर आप ये माइनस साइन उधर उचका देंगे तो ये क्या आएगा? माइनस UT1 प्लस 5T1 स्क्वायर। माइनस साइन को उधर उचका दिया तो इधर क्या बचेगा? H, और यहाँ पे भी H है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो राइट साइड को इक्वेट किया जाता है। तो इसका राइट साइड है अपने पास UT2 एंड व्हाट डू वी हैव इज 5T2 का स्क्वायर। और अदर मैंने H को रखना चाहिए था, माफ करिए। ऐसा करते अपन, यहाँ से U का वैल्यू निकालते क्योंकि वहाँ पे H काम का है ना अपने। यहाँ से U का वैल्यू निकालते हैं तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो कितना आएगा? 5T1 स्क्वायर माइनस H बराबर किया है। और U का वैल्यू चाहिए तो डिवाइड बाय T1 करना पड़ेगा। यहाँ से U का वैल्यू बताइए कितना आएगा? H माइनस दैट वुड बी 5T2 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय T2। तो यहाँ से U और यहाँ से U तो U है, तो दोनों से वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब हम अगर आगे बढ़ाते इस टास्क को, क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। इधर आएगा 5T1 स्क्वायर T2 माइनस HT2, और उधर आएगा T1H माइनस 5T1 T2 स्क्वायर। लेट्स डू अ थिंग, ये जो है H वाली टर्म उधर लेके जाओ तो H कॉमन आएगा एंड T1 प्लस T2 हो जाएगा यहाँ पे, और इस टर्म को इधर लेके आओ तो क्या आएगा? 5T1 स्क्वायर T2, वो इधर आके 5T1 T2 का स्क्वायर होगा। बेटा यहाँ दोनों में से 5 कॉमन आया, T1 T2 कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? T1 प्लस यहाँ बचेगा T2 एंड हियर वी हैव H T1 T2 विच इज गोना गेट कैंसल ओवर हियर। तो यहाँ से आपका H का आंसर है 5T1 T2। बस इसी को मैं यहाँ पे पुट करने की बात कर रहा था। तो H के जगह हमने पुट किया 5T1 T2, हियर वी हैव 5T स्क्वायर, 5 गेटिंग कैंसल, तो कैपिटल T का आंसर क्या आया? अंडर रूट T1 T2। ये रहा आपका फाइनल आंसर। कई बच्चे पता है इस क्वेश्चन को एज अ फॉर्मूला याद कर लेते, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका इतना टाइम बचेगा एग्जाम के अंदर। तो फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? मैं टॉवर के मतलब यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर हाइट पे खड़ा हूँ, यहाँ से अगर मैं एक बॉल को एक पर्टिकुलर स्पीड u से ऊपर फेंकता हूँ जमीन पे पटकने में टाइम T1, उसी बॉल को उसी स्पीड से नीचे फेंकता हूँ जमीन को पटकने में टाइम T2। अब ये T1 T2 के भरोसे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम अगर आप उस बॉल को उसी टॉवर से सिर्फ ड्रॉप करते।
तो यहाँ पे देखिए ड्रॉपिंग टाइम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्रोइंग अपवर्ड्स टाइम वाला टाइम एंड थ्रोइंग डाउनवर्ड्स वाला टाइम। इंपॉर्टेंट है कि ऊपर फेंका या नीचे फेंका वो दोनों फेंकने की स्पीड सेम थी। तो ये एक अच्छा डेरिवेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है एक क्वेश्चन के बहाने। फिर गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with 45 meter per second. Find the distance covered by the particle in 5th second of its journey. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है बट प्यारा क्वेश्चन है। देखिए जब ये कहा जाता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकंड, तो सबको लगता है अरे वाह सर ने ऐसा कुछ पढ़ा है 5th सेकंड। तो आपको याद आता है ये फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये याद आ गया होगा सबको। तो फिर आपने कहा होगा कि सर यही यूज करते 5th सेकंड की बात कर रहा है। अच्छा u दिया है सर कितना 45, हाफ इंटू a के जगह ग्रेविटी यूज करूंगा 2 इंटू 5 माइनस 1। अब इसमें सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं, कोई प्लस लगाता है कोई माइनस लगाता है, जो भी लगाओगे आंसर गलत आएगा। अब ये आंसर गलत क्यों आया, क्या रीजन हो गया? 2-3 बातें हैं देखो। पहली बात तो ये s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और आपसे क्या पूछा गया है डिस्टेंस। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है ना। आप ही तो कभी कभी क्वेश्चन में करते थे कि डिस्टेंस पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते थे एंड वाइस वर्सा। नहीं, इसको एक बार क्लैरिफाई करेंगे हम लोग। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था, जब आप बात करते 1D SD की, 1D SD मतलब 1D मोशन इन सिंगल डायरेक्शन, अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली भाग रहा है तो जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही डिस्टेंस। तो आपको अगर डिस्टेंस पूछा जाए और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज करने का मन करे तो पहले अश्योर तो हो जाओ कि क्या ये सच में 1D SD है। चलो अश्योर हो जाए, सोचते थोड़ा। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ओके फाइन। तो मैंने एक पार्टिकल लिया और इसको ऊपर फेंका है 45 की स्पीड से। तो अब मेरे को बताओ जब पार्टिकल आपने ऊपर फेंका तो क्या वो हमेशा ऊपर ही जाते रहेगा? अरे नहीं ना कभी तो नीचे आएगा। मतलब ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी 1D SD, इट माइट बी 1D DD, इट माइट बी, अभी तो मैं भी श्योर नहीं हूं। और जब 1D DD हो तो ऐसे आंखें बंद करके आप कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आपको सच में अश्योर होना पड़ेगा कि आप सिर्फ ऊपर ही जा रहे थे 5 सेकंड तक के, क्योंकि अपने को 5th सेकंड बोला ना, तो अपने को वो 5वां सेकंड जो है वो बड़ा क्रिटिकल है। हमको सोचना पड़ेगा कि क्या आप सिर्फ ऊपर ही जा रहे थे या ऊपर जाके नीचे भी आ गए। कैसे सोचेंगे सर? सोचना बहुत आसान होता है। देखो मैंने यहाँ पे एक बॉल को ऊपर फेंका है विथ सम स्पीड 45 मीटर पर सेकंड। बॉल ऊपर जाके कभी ना कभी नीचे आता है और जब ऊपर जाता है हाईएस्ट पोजीशन पे तो हमेशा उसका स्पीड कितना बनता है 0, कम होते होते 0, फिर नीचे आता है वो। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करके देखिए v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 का फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 45, ए के जगह माइनस ग्रेविटी क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है बट ग्रेविटी तो नीचे होती है ना, एंड टाइम टी हम जानते नहीं है। तो बताओ यहां से टाइम की अगर वैल्यू निकालोगे तो 4.5 सेकंड्स आएगी। हुआ कि नहीं? यहां हम लोग आ गए डेंजर जोन में। मेरे को आपने पूछा डिस्टेंस निकालो 5th सेकंड में और अभी अभी हमको पता चला कि तू टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है 4.5 सेकंड में। इसलिए तो क्वेश्चन क्रिटिकल है। 5th सेकंड बोल रहा है, 5वें सेकंड के अंदर का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब पता चला कि ये 5वें सेकंड में आधा सेकंड तो वो ऊपर जा रहा था और आधा सेकंड नीचे आ रहा था। क्योंकि सोचिए ऐसा मैं मोशन यहां पे आपको बना के देता हूं, मान के चलो ये 4 सेकंड तक का मोशन होगा तो फिर ये 4 सेकंड तक का होगा तो यहां से ये 4.5 सेकंड तक समझ लो। मतलब ये 4.5 और फिर ये 5, मतलब 4 से 4.5 तक ऊपर जा रहा था और 4.5 से 5 वापस नीचे आ रहा था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ 4.5 सेकंड उसका मैक्सिमम हाइट अचीव हुआ। तो अब जरा ध्यान देके बताइए मुझे कि आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला काम करेगा? नहीं ना।
क्योंकि अगर सिर्फ 1D SD होता तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता, लेकिन 1D DD है, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। बट नेवर माइंड, हमारे पास में एक बहुत अच्छा चॉइस है, और वो ये कि सर सिर्फ आप ऊपर जाने वाला काम कर लो, उसका डबल कर लोगे तो डिस्टेंस आएगा, सबको दिख रहा है। तो ऊपर जाने वाला अगर मैं टास्क पकड़ूं तो क्या इस सेगमेंट में हम सबको दिख रहा है कि एक एंड पे स्पीड 0 है? मैंने बताया था ऐसा कोई सेगमेंट है जिसपे एक एंड पे स्पीड 0 है, इफ इट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हाफ GT स्क्वायर का, याद है ऐसा बताया था मैंने आपको। तो बात खत्म हो गई बॉस। फिर हाफ G का मतलब 5 होता है, और TNA टाइम, बेटा इस सेगमेंट में कितना टाइम बीता, 4 से 4.5 के बीच में हाफ सेकंड होता है ना, तो ये हुआ सर, मतलब आपका आंसर है 5/4 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ सिंगल डायरेक्शन में, डिस्टेंस चाहिए तो जाना और आना दोनों पकड़ना पड़ेगा, मतलब इसको आप सिंपली डबल कर देंगे, तो 5/4 का अगर आप डबल करेंगे तो कितना आएगा 5/2, 5/2 मतलब कितना होता है 2.5 मीटर। तो आपका फाइनल आंसर कितना है 2.5 मीटर। तो याद रखिए, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो मैं 1.25 मीटर माने ये बताता, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, गलत हो गया इसमें भी। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो 0 बताता, एग्जैक्टली। 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0। क्योंकि देखो 5th सेकंड मतलब समझता है ना, चौथे सेकंड से शुरू हुआ, मतलब चौथा सेकंड खत्म होना और 5वां सेकंड खत्म होना, इसके बीच में। तो चौथे सेकंड से स्टार्ट होके 5वें सेकंड पे वहीं पहुंचा, तो इनिशियल भी वहीं थे, फाइनल भी वहीं थे, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 और आपका डिस्टेंस कितना हुआ 2.5 मीटर। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में। ऐसे आंख बंद करके आप कुछ भी जवाब तो दे ही नहीं पाएंगे। इसमें मैं कहता हूं ना कि ये JEE नीट, ये सारी एग्जाम जो होती है, दे आर नॉट फॉर द सिलेक्शन, दे आर फॉर द रिजेक्शन। इफ योर थिंकिंग इज नॉट करेक्ट देन यू आर नॉट गोना सर्वाइव। ये 2 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट इसमें करते हैं।